हाय गाइज, वेलकम इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम हाइगेंस की जो वेव थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग अपवर्तन की व्याख्या समझेंगे कि अपवर्तन की किस प्रकार से व्याख्या की थी। तो अपवर्तन की व्याख्या के लिए मैं यहाँ देखो ये एक दो माध्यमों के पृथक्कारी पृष्ठ ले रहा हूँ जिसे मैंने नाम दे दिया एन एम डे। इस पर अपन समतल तरंगागर आपतित करवाएंगे। समतल तरंगागर वो होता है जिसमें पैरेलल किरणें आती हैं, एक दूसरे के समांतर किरणें आपतित होती हैं। ठीक है, ये किरणें हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर किरणें मैंने इस पर आपतित करवा दी हैं, तो ये समतल तरंगागर है। ठीक है, यहाँ से इस पर लंब डालते हैं अपन। ये यहाँ तक का तरंगागर होता है, इसको अपन नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, ये जो पृथक्कारी पृष्ठ है इसके ऊपर माध्यम फेस्ट है, माध्यम फेस्ट, जिसमें प्रकाश की चाल कितनी है C1। ठीक है, चाल प्रकाश की चाल है वो है C1। और ये नीचे का है, ये है माध्यम सेकंड, माध्यम सेकंड, इसमें चाल है प्रकाश की C2। ठीक है, अब ये ऊपर का माध्यम है, इसको अपन मान लेते हैं विरल, सघन मान लो। पहले सघन से विरल का और विरल से सघन का दोनों का डायग्राम मैं बनाऊंगा। पहले मैं सघन माध्यम ले रहा हूँ और ये वाला माध्यम है, ये है विरल। ठीक है, अब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ अभिलंब बना देता हूँ। ये यहाँ पर अभिलंब हो गया, यहाँ आपतन कोण I, तो यहाँ पर भी आपतन कोण I के बराबर होगा। जैसे हमने इससे पहले के लेक्चर में परावर्तन के लिए लिया था कि ये पृष्ठ और ये पृष्ठ दोनों 90 डिग्री पर है, ये और ये दोनों 90 पे है। इन साइड्स में जितना डिफरेंस आएगा उतना ही यहाँ आएगा। यहाँ भी मैं ले लेता हूँ अभिलंब। ठीक है, ये अभिलंब है। अब अभिलंब से देखो प्रकाश की किरण है वो सघन से किस में जा रही है, विरल में, तो अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब से दूर हटाना है इसको। ठीक है, तो ये किरण मान लेता हूँ मैं इधर चली गई, तो ये किरण किधर जाएगी, इधर जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कम मोड़ेंगे इसको, ये इधर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मुड़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से मुड़ गई दोनों किरणें अपवर्तित होने के बाद। देखो ऐसे सीधी आनी चाहिए थी, लेकिन अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है, अब यहाँ से इस पर लंब डालेंगे अपन यहाँ। ठीक है, ये लंब डाला है। यदि यहाँ एंगल R होगा तो यहाँ भी कितना होगा, R। ठीक है, जो B पर तरंगिका थी वो तो यहाँ पहुंची है, इसको अपन B' नाम दे देते हैं। फर्स्ट माध्यम में चली है तो C1 चाल से चली है और T समय में, तो ये दूरी B से लेके B' तक की दूरी हो जाएगी C1T। इतने ही समय में यानी T समय में ये जो फर्स्ट माध्यम में जो किरण थी यहाँ A पर तरंग थी वो अपवर्तित होकर दूसरे माध्यम में आ गई, तो यहाँ चाल कितनी हो गई इसकी, C2, लेकिन समय वही रहा। तो ये यहाँ से लेके A से लेके इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ A', यहाँ तक की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, C2T। ठीक है, ये C1T और ये C2T। ये अपवर्तित तरंगागर, अपवर्तित समतल तरंगागर, और ये अपना हो जाएगा आपतित समतल तरंगागर। ठीक है, ये इस प्रकार से। ये तो हुआ अपना डायग्राम सघन से विरल माध्यम के लिए। ठीक है, यहाँ मैं बना देता हूँ विरल से सघन माध्यम के लिए। तो विरल से सघन का बनाएंगे
तो ये पृष्ठकारी पृष्ठ लिया हमने, ठीक है। इस बार माध्यम फेस्ट, ये तो है विरल माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल है c1, और माध्यम सेकंड जो है ये सेकंड माध्यम है सघन, और इसमें प्रकाश की चाल है c2, ठीक है। अब इसमें आपको विरल से सघन में करना है, तो वैसे ही दो समांतर किरणें हमने आपतित करवा दी, ठीक है। दो समांतर किरणें हम आपतित करवाएंगे, ये दो समांतर किरणें हैं, ठीक है। यहाँ से इस पर लंब डाल देंगे ताकि ये इतना इतना इससे पीछे पीछे का, यानी ए से लेके बी तक का ये समतल तरंगागर है अपना यहाँ तक। अब बी की तरंगिका तो यहाँ पहुँचती है, इतने समय में ये वाली अपवर्तित होगी, तो यहाँ अपन पहले अभिलंब बनाएंगे अपवर्तन का प्रतिरूप शो करने के लिए, ये अभिलंब है अपने। अब ये किरण अभिलंब से दूर हटने की बजाय, देखो इसमें तो दूर हटी थी, इसमें अभिलंब की ओर मुड़ेगी क्योंकि विरल माध्यम से सघन में आ रही है, तो इसको मैं अभिलंब की ओर मोड़ देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ भी अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, इस प्रकार से चलेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पर लंब डालना आपको, ठीक है। ये इसको हम नाम दे देंगे बी डैश और इसको दे देंगे ए डैश। तो जो बी पर तरंगिका थी वो तो बी डैश पर पहुंची है, c1 चाल से चली है, और t अपन समय लेते हैं, तो t समय में c1 चाल से चलकर b से b डैश तक पहुंची, तो ये दूरी हो गई अपनी c1t, ठीक है। इतने ही समय में, यानी इसी समय में t में सेकंड माध्यम में यहाँ a से a डैश तक चली है, a से a डैश तक, तो ये दूरी हो जाएगी अपनी c2t, क्योंकि सेकंड माध्यम में चाल कितनी है, c2 है, ठीक है। यहाँ इसका आपतन कोण I है, यहाँ अपवर्तन कोण R बनेगा, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ I होता है ना, यहाँ I, देखो इसमें यहाँ I था तो यहाँ भी I, वैसे इसमें यहाँ R तो यहाँ भी R। ये आपतित समतल तरंगागर था, आपतित समतल तरंगागर, और ये अपवर्तित समतल तरंगागर, ठीक है। ये डायग्राम अपनी सघन से विरल माध्यम और ये विरल से सघन माध्यम में अपवर्तन का, ठीक है। दोनों डायग्रामों के लिए डेरिवेशन एक ही चलेगा, डायग्राम दोनों के अलग अलग, ठीक है। और कैसे चलेगा, देखो डेरिवेशन में अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इसकी डिस्टेंस की चर्चा करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस की चर्चा करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे कि इन स्मॉल टी समय में बी पर उपस्थित तरंगिका बी डैश पर पहुंचती है, तो चित्रानुसार स्मॉल टी समय में बिंदु बी पर उपस्थित तरंगिका बिंदु बी डैश तक पहुंचती है, अतः देखो टी समय में बी से बी डैश तक पहुंचती है, इस फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी वेग कितना है c1, तो बी से लेकर बी डैश तक की दूरी बराबर क्या होता है, वेग गुणा समय, तो समय तो हमने लिया t और वेग है c1, तो c1t, ठीक है। अब इतने ही समय स्मॉल टी में इसी समय में जो ए पर थी वो ए डैश पर पहुंचती है, लेकिन ये सेकंड माध्यम में चलती है तो c2 वेग से चलेगी। इतने ही समय टी में ए पर उपस्थित तरंगिका ए डैश तक पहुंचती है,
अतः ए से लेकर ए डैश तक की जो दूरी है वो अपनी कितनी हो जाएगी? देखो दूरी बराबर वेग गुना समय, इसमें लेंगे तो वेग इस बार सेकंड माध्यम में वेग कितना है? c2 और समय t। ठीक है, ये हो गई अपने सॉरी ये जो दूरी हमने दिखाई थी वो आ गई। इसके बाद आपको क्या करना है, एक तो ये जो ऊपर का ट्राइंगल त्रिभुज आपको दिख रहा है ए बी बी डैश, इसमें साइन आई निकालना है, और नीचे का ट्राइंगल है इसमें जो ए डैश बी डैश है इसमें साइन आर निकालना है। ठीक है, दोनों में एक सा आएगा चाहे कोई सा भी हो। तो आप नोट्स तैयार करोगे तो पहले दोनों आपको सघन से विरल और विरल से सघन के दोनों के डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम के बाद ये लिखना है। इसके आगे का मैटर मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि एक ही डायग्राम से अपन करेंगे तो सेम आएगा दोनों से, कोई से भी देख लेना चाहिए, दोनों से सेम डेरिवेशन आएगा। तो मैं इसको एक बार रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं, देखो ये जो त्रिभुज है ए बी बी डैश, इसमें साइन आई कैलकुलेट करेंगे। तो त्रिभुज ए बी बी डैश में साइन आई साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना है इसमें? देखो आई के सामने की साइड कितनी है? c1t। तो लंब तो हो गया c1t अपॉन आधार सॉरी कर्ण देखो सबसे बड़ी भुजा है ए से बी डैश, ये तो हो गया इसमें। फिर त्रिभुज दूसरा लेंगे जिसमें आर एंगल है, आर है ए बी डैश ए डैश में, ए बी डैश ए डैश में साइन आर इज इक्वल्स टू क्या होगा? लंब c2t है, आर के सामने होगा, और कर्ण वही ए बी डैश, तो c2t अपॉन ए बी डैश। ठीक है, साइन आई और साइन आर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब स्नेल का नियम लगाएंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो स्नेल के नियमानुसार साइन आई अपॉन स्नेल का नियम अपन इसमें प्रूव करेंगे। इससे पहले आपको समीकरण 1 और 2 का रेशियो करना है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूँ, इसको सेकेंड। तो समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? देखो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू साइन आई की वैल्यू c1t अपॉन ए बी डैश, c1t अपॉन ए बी डैश अपॉन साइन आर की वैल्यू c2t अपॉन ए बी डैश, c2t अपॉन ए बी डैश। ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, c1 अपॉन c2 हो जाएगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब हमें चाहिए इसमें स्नेल का नियम प्रूव करना है, तभी तो अपवर्तन सिद्ध होगा अपना। तो हम क्या करेंगे, c1 और c2 को चेंज करेंगे। ठीक है, वो अपवर्तनांक से, है ना। तो इसको अपन समीकरण 3 दे देते हैं। अपवर्तनांक से c1 और c2 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल्स टू होता है माध्यम में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन माध्यम में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग c, माध्यम में cm लिया मैंने, यानी मीडियम में। ठीक है, cm की जगह हमने c1 और c2 ले रखा है। तो c1 की वैल्यू कितनी, इससे cm की निकालें तो cm इज इक्वल्स टू आएगा म्यू c अपॉन म्यू। ठीक है, तो जैसे c1 इज इक्वल्स टू निकालेंगे तो c अपॉन म्यू1 आएगा, c2 इज इक्वल्स टू निकालेंगे तो c अपॉन म्यू2 आएगा। तो c1 और c2 की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 3 में।
तो अपन लिखेंगे समीकरण 3 में C1 तथा C2 के मान रखने पर, इनके मान रखेंगे तो क्या होगा, देखो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू C1 की जगह C अपॉन म्यू वन अपॉन C2 की जगह C अपॉन म्यू टू। तो यहाँ C से C कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू वन अपॉन म्यू टू। तो म्यू टू ऊपर चला जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू आपका म्यू टू अपॉन म्यू वन हो जाएगा। म्यू टू अपॉन म्यू वन को अपन क्या बोलते हैं, म्यू टू वन, यानी दूसरे माध्यम का फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये हो जाएगा अपना साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू वन। ठीक है, ये अपना प्रूव हो गया अपवर्तन का नियम। और अपवर्तन का नियम प्रूव हो गया, इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं इसको कि इस नियम से अपवर्तन की व्याख्या होती है। तो इससे पहले अपन यहाँ अपवर्तन के दोनों नियम लिखेंगे, यहाँ एरो लगा के। क्या लिखेंगे, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, एक तो ये होगा आपतन कोण की ज्या, और जो अपना आया है ये साइन आई आपतन कोण की ज्या है, साइन आर अपवर्तन कोण की ज्या है, दोनों का अनुपात नियतांक है जिसे अपन अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम अपन ये लिखेंगे, जो अपवर्तन के नियम पढ़े हैं वो लिखने हैं। दूसरे में अपवर्तन के नियम में था आपतित किरण, उसकी जगह आपतित किरण जो नाम है, किरण की जगह समतल तरंगागर नाम आएगा, क्योंकि हमने अपवर्तन पढ़ा था तो किरण आपतित करवाई थी। अब अपन अपवर्तन की व्याख्या करें तो तरंगागर ले रहे हैं, इसलिए किरण की जगह समतल तरंगागर नाम आएगा। तो इसमें अपन लिखेंगे आपतित समतल तरंगाग्र कोमा अभिलंब फिर अपवर्तित समतल तरंगाग्र, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ये थी अपवर्तन की व्याख्या। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे अपन दो डेफिनेशन और पढ़ेंगे जो अपनी इससे आगे की घटना है व्यतिकरण, उससे रिलेटेड है। व्यतिकरण में देखो कला संबद्ध स्रोत और कला असंबद्ध स्रोत दो नाम आते हैं, वो अपन देखेंगे इसमें। हाँ, तो अब हम जिक्र कर रहे हैं दो छोटी छोटी डेफिनेशनों का जो अपने व्यतिकरण की परिघटना में काम आती हैं। जो इससे नेक्स्ट, जो अब हमने हाइगेंस से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की है, इससे नेक्स्ट टॉपिक है व्यतिकरण, उसमें काम में आएंगे। एक तो है कला संबद्ध स्रोत
और एक है कला असंबद्ध स्रोत। ये नई हेडिंग है। कला संबद्ध स्रोत तो क्या होते हैं? वो दो स्रोत होते हैं, दो स्रोत जिससे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत रहता है। यानी कोई भी दो प्रकाश स्रोत ले लिए, उससे प्रकाश तरंगें निकल रही हैं, उसका अपन दोनों तरंगों का एक दूसरे के सापेक्ष कला का अध्ययन करें तो कला समय के साथ बराबर परिवर्तित रहनी चाहिए। ये शुरुआत में यदि उसमें कला का अंतर मान लो 45 डिग्री है तो एंड तक वो 45 ही रहना चाहिए। कला संबद्ध तब होंगे, यानी दो प्रकाश स्रोत जिससे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर यानी कला का अंतर या कोण का अंतर समय के साथ नियत रहता है, बदलता नहीं है, बराबर चलता रहता है, वो स्रोत होते हैं कला संबद्ध स्रोत। अब कला संबद्ध स्रोत कैसे बनाते हैं? मान लो अपने पास कोई भी एक प्रकाश का स्रोत है, ठीक है। इस प्रकाश के स्रोत से बराबर दूरी पर दो प्रकाश स्रोत बनाए। इसी से मान लो इससे लाइट जा रही है, आगे हमने कोई पर्दा लगा दिया, पर्दे में दो छेद निकाल दिए, वो छेद इस स्रोत से दोनों की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर। तो पर्दे से आगे जो प्रकाश जाएगा उन दोनों छेद से, वो जो स्लिट है उन स्लिटों से जो प्रकाश जाएगा, तो वो जो दोनों स्लिट हैं वो आगे के प्रकाश के लिए वो क्या हो जाएंगी? कला संबद्ध प्रकाश स्रोत हो जाएंगे, ठीक है। अब कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत है इसका उल्टा, जिसमें कलांतर समय के साथ बदलता रहता है। कभी कलांतर मान लो 30 डिग्री है, कभी कितना हो गया, कभी कितना, ऐसे कम ज्यादा होता रहता है। समय के साथ कलांतर परिवर्तित होता है, ठीक है। तो उसे अपन कहते हैं कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत। कला संबद्ध में तो दोनों प्रकाश स्रोतों की तरंगों के मध्य कलांतर नियत रहता है और इसमें परिवर्तित होता रहता है। इसमें अलग अलग प्रकाश स्रोत लेंगे, दो स्वतंत्र, यानी जैसे दो बल्ब ले लिए, दोनों आपस में क्या होंगे? असंबद्ध, कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत होंगे, ठीक है। तो स्वतंत्र स्रोत जो भी होंगे वो कला असंबद्ध होंगे, ठीक है। ये जो मैंने बताया आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स बना सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।